Hey everyone, so this is a new series PT365 Environment and it is started from May 2021 to January 2022 तक का है। उसके बाद जो भी अपडेट्स आती हैं या फिर अपडेटेड आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ आ जाएगा या फिर आप कह सकते हो कि आई थिंक एक वीक बाद या एक दो वीक में जो भी एडेड आएगा तो उसमें 30-35 पेज होंगे तो आप इजीली कवर कर पाओगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट एनवायरमेंट बिकॉज आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दिस PT365 क्योंकि एक साल में जो भी चीज़ें अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद भी कुछ चीज़ें हमारी छूट रही हैं तो PT365 से हम इजीली कवर कर सकते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट का ले सकते हो। मैंने विजन के जो मंथली मैगजीन्स है उसको फॉलो किया है, इसीलिए मैं PT365 विजन IAS का कवर कर रही हूँ यहाँ पे। आप किसी और इंस्टीट्यूट का भी ले सकते हो अगर अवेलेबल है, बिकॉज ये इजीली अवेलेबल है और आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो विजन IAS की वेबसाइट से और काफ़ी अच्छे से कंपाइल भी किया हुआ है, तो मैं जनरली इसको रिकमेंड करूँगी। सो लेट्स डिस्कस इसमें जो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक ही डिस्कस कर लेते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, जैसे ग्लोबल सिनेरियोज में इंडेक्सेस वगैरह दिए हुए हैं, रिपोर्ट्स दी हुई हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनिशिएटिव्स जो भी दे रखे हैं उसको देखना है। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, प्लास्टिक पोल्यूशन। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर साल आता ही है। बायोडाइवर्सिटी से 2 से 3 क्वेश्चंस तो आप मान ही लो कि बायोडाइवर्सिटी से आएंगे ही आएंगे। दिस इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये फर्स्ट चैप्टर है। सो बायोडाइवर्सिटी से आराम से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बार बार चेंज हो रहा है, सॉरी दिस या। उसके बाद वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, ये सारे प्रोटेक्शन अमेंडमेंट्स एक्ट वो सारे हमें देखने होंगे। COP15 था। उसके बाद फॉरेस्ट, लेक्स, विंड्स। मैं जो ज्योग्राफी की 6th और 7th क्लास की NCERTs कवर की हैं उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको रिवाइज करने के लिए आप उसको डबल की स्पीड में देखना, तो आपका टाइम बहुत बचेगा। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो दैट विल बी वेरी ईजी फॉर यू गाइज। तो ये काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए अगर आप रिवाइज करते हो। तो ये फर्स्ट टॉपिक ओपन हो ही जा रहा है बार बार। मैं एक बार इसको आपको जस्ट ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद करने के लिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ग्रॉस एनवायरनमेंट, प्रोडक्ट और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं। उसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ज्योग्राफी। सो इसमें पूरे एनवायरनमेंट में जितने भी ज्योग्राफी से, जैसे लॉन्ग रेंज फॉरेस्ट है, LRF, डीप ओशन मिशन, रिवर इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़ और ग्लेशियर लेक्स इन न्यूज़। उसके अलावा आप बात कर सकते हो जितने भी नेशनल पार्क्स वगैरह हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक और आप कह सकते हो फर्स्ट चैप्टर, IPCC 6th असाइनमेंट रिपोर्ट। सो IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC की जो रिपोर्ट है वो स्टार्टिंग में ही आई थी, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ARC 6 में क्लाइमेट चेंज 2021 में भी डिटेलिंग में दिया है। सो रिसेंटली रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट्स ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑफ वन ऑफ द 6th असाइनमेंट रिपोर्ट ARC 6 एंड टाइटल ARC 6 क्लाइमेट चेंज 2021 इसका टाइटल है और उसका जो टॉपिक है द फिजिकल साइंस बेसिस। तो उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज लाइक दिस इज अबाउट द रिपोर्ट। IPCC prepares comprehensive assignment report about the state of scientific, technical and socio-economic knowledge on climate change, its impact and future risk and options for reducing the rate of which climate change is taking place। तो ये बोल रहा है कि IPCC की जो कॉम्प्रिहेंसिव असाइनमेंट रिपोर्ट है उसमें स्टेट ऑफ साइंटिफिक, टेक्निकल एंड सोशियो इकोनॉमिक नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में जितना भी इम्पैक्ट है, रिस्क है, फ्यूचर रिस्क है, उस सब के बारे में बात की गई है और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं उसके बारे में बताया गया है। सो फॉर द 5 असाइनमेंट रिपोर्ट हैज़ बीन प्रोड्यूस, द फर्स्ट वन बीइंग रिलीज इन 1990। तो जो फर्स्ट रिपोर्ट थी उसकी 1990 में रिलीज हुई थी। ARC 6 की बात करते हैं तो ARC विल बी अपडेटेड ऑन ARC 5 रिलीज ऑन 2013 में जो हुआ था। उसके बाद जो 2006 में इसको
ARC 6 को अपडेट किया गया है. इम्प्रूवमेंट इन ARC 5 से जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं उसके जो 2 पॉइंट्स हैं वो देखते हैं. इम्प्रूवमेंट्स इन ऑब्जर्वेशन बेस्ड estimates and information from paleoclimatic archives provide a comprehensive view of each component of the climate system and its change to date. So जितना भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड एस्टिमेट्स और इंफॉर्मेशन जो भी है पेलियोक्लाइमेटिक आर्काइव्स से, उसके बारे में जो भी कह सकते हो कि क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, तो अभी तक जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उसके बारे में डिस्कशन. न्यू क्लाइमेट मॉडल स्टिमुलेट्स न्यू एनालिसिस एंड मेथड्स. जो न्यू क्लाइमेटिक मॉडल है उसमें एनालिसिस मेथड कंबाइनिंग मल्टीपल लाइंस ऑफ एविडेंसेस लेड टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग इन ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस ऑन अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट वेरिएबल इंक्लूडिंग वेदर एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम्स. सो क्लाइमेटिक वेरिएबल्स और जितने भी एक्सट्रीम कंडीशंस है उसके बारे में बात की गई है. यहाँ पे एक ब्लॉग दिया हुआ है, उसको देखते हैं. इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एक्चुअली है क्या, जेनेसिस की बात करते हैं मेनली. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन 1988 बाय द वर्ल्ड meteorological organization WMO on the United Nations Environment Program UNEP का अंडर UNEP में है ये. तो इसको भी याद रखना है बिकॉज हर बार इससे मतलब कोई सी भी रिपोर्ट से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. लास्ट टाइम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से आया था, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट टू ऑल लेवल्स विद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दैट दे कैन यूज टू डेवलप क्लाइमेट पॉलिसीज. सो ये क्लाइमेट पॉलिसीज़ को बनाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट को, उसके लिए बनाया गया. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और 195 मेंबर्स हैं. तो इन्होंने पूछा है कि इज इंडिया ए मेंबर. सो ये क्वेश्चन आप आंसर करेंगे. Here, that is 2007, the IPCC US Vice President A.I. Grove were jointly awarded the Nobel Prize for their efforts to build up and disseminate greater knowledge about man-made climate change and to lay the foundation for the measures that are needed to counter such changes. तो उसी चेंज के लिए ए ग्रोव को नोबेल प्राइज दिया गया था मैन मेड क्लाइमेट चेंज के लिए. उसके अलावा की फाइंडिंग्स है ऑब्जर्वेशन रिलेटेड डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स. सो करंट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट ह्यूमन इन्फ्लुएंस हैज inequivocally warmed the atmosphere, ocean and land. So अगर हम बात करते हैं कि करंट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट चेंज क्या है और रिलेटेड डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात हुई है. सो ऑब्जर्वेशन इंक्रीजेस इन वेल मिक्स्ड ग्रीन हाउस गैसेस concentration since around 1750 are equivocally caused by human activities. So human activities की वजह से जो भी ग्रीन हाउस गैसेस और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें जितने भी चेंजेस हैं, जो भी एक्टिविटीज़ है उसके बारे में बात की गई है. ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस हैज़ बीन लिंक्ड विद विस्फोर्ड and rapid changes in the atmosphere, ocean and cryptographs and biographs such as global related glaciers, sea level के बारे में है, drop in oxygen level in many upper ocean region, observed participation changes के बारे में, changes in near surface ocean salinity कि अगर ओशन सैलिनिटी चेंज हो रही है और ऑक्सीजन की जो लेवल है वो भी कम हो रहा है ओशंस में, चेंजेस इन नियर सरफेस ओशन सैलिनिटी, ग्लोबल एसिडिफिकेशन ऑफ द सरफेस ओपन ओशन, क्योंकि ओशंस में भी एसिडिफिकेशन अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और अगर आपने ब्लू ग्रीन एल्गीज के बारे में बात करते हैं या फिर म्यूचुअलिज्म के लिए आप लाइकन्स की बात करते हैं तो वो सारा जो उनकी लाइवलीहुड है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है और डेड जोन भी बन जाता है. बहुत सारे ओशंस में डेड जोन बन गए हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस ही नहीं है.
सो डिक्रीज द नॉर्थ हेमिस्फीयर स्प्रिंग स्नो कवर, तो नॉर्थ में जो भी स्नो कवर डिक्रीज हो रहे हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हैं। रिलेटेड डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स जो दी गई है, ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर वाज 1.09 degree higher in 2011 to 2020 than 1850 to 1900, with larger increase over land 1.59 degree centigrade, that over the ocean 0.88 degree का जो change हुआ है. Each of the last 4 decades has been successively warmer than any decade than preceded its since 1850. क्योंकि जो भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है टेम्परेचर में वो हमारे क्लाइमेट के लिए ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वाटर लेवल इसीलिए जो है डिक्रीज हो रहा है, ग्राउंड लेवल जो वाटर कह सकते हो. उसके अलावा ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे जो वाटर की जो प्रेजेंस थी वो कम हो रही है. ह्यूमन कॉजेज ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर इंक्रीजेज 1850 से 1900 और अभी 2010 से 2019 का जो एस्टीमेट लगाओगे उसमें 1.07 डिग्री का चेंज हुआ है. आर्कटिक सी आइस एरियाज हैज़ डिक्रीज्ड अबाउट 40 डिग्री इन सितंबर एंड अबाउट 10 डिग्री इन मार्च इन बिटवीन 1979 टू 1988. और अभी 2010 से 2019 में भी चेंज हुआ है. 40% इन डिक्रीज होना बहुत बड़ी बात है. उसके अलावा ग्लोबल मीन सी लेवल इंक्रीजेज बाय 0.20 मीटर बिटवीन 1901 एंड 2018. सो क्लाइमेट जोन have shifted poleward in both hemispheres, and the growing seasons have no on average lengthened by up to 2 days per decade since 1950 in the north hemisphere extratropics. इसी में दिया हुआ है scale of recent changes across the climate system are unprecedented. So concentration of CO2 unmatched from at least 2 million years, जो भी पहले से चलता आ रहा था और जो मैच था, that is like being unmatched. Glacial retreat unmatched from 2000 plus years. Sea level rises faster than any prior centuries from 300 years. Summer Arctic ice cover smaller than any time in the last 1000 years. So ये चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं. ओशन वार्मिंग फास्टर देन एनी टाइम. ओशन की आइस एज से जितना भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है जो कि लास्ट के 26,000 साल से सबसे एडवर्स कंडीशन कह सकते हो. सो उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन induces climate change in already affecting many weather and climate extremes in every region across the globe. क्योंकि सब जगह पे ग्लोबल वार्मिंग को लेके कोई मतलब जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जा रहे हैं, बस उसका इफेक्ट ग्राउंड लेवल पे कितना है वो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय कह सकते हो आप. क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे. इनिशिएटिव्स हैं, पेपर वर्क है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं, बट जो भी ग्राउंड लेवल पे है हमें अपने क्लाइमेट को बचाना है और जो भी ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है उसमें कितना हम फुलफिल कर पा रहे हैं, कितना सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, दैट डज रियली मैटर. So it has been linked to extreme weather events such as heat waves, heavy precipitation, drought and tropical cyclones. इन सब adverse condition से linked होती हैं ये सारी चीज़ें. And hot extreme including heat waves have become more frequent and more increasing across most land region since 1950s. क्योंकि 1950s के टाइम के और अभी का कंपैरिजन करेंगे, पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. व्हीकल्स कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे. इट्स गेटिंग वेरी कॉस्टली डे बाई डे. सो दैट इज़ द मेन रीज़न. उसी की वजह से जो है आप कह सकते हो हॉट वेव्स जल्दी हो रही हैं, टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है हर साल 1 डिग्री का, कहीं पे 0.88 का, तो इस तरीके का फ़र्क आ रहा है. मरीन
Heat waves have approximately doubled in frequency since the 1980s. से ज़्यादा दुगनी रफ्तार से कह सकते हैं और दुगनी तरीके से आ रही हैं. The frequency and intensity of heavy precipitation events have increased since 1950s over most land areas. Tropical cyclone occurrence has increased over the last 4 decades. Human causes new positions relative forcing cause on accumulation of adding energy. So अभी 15 मिनट्स हो गई हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं. उसके बाद क्योंकि टॉपिक छोटा सा टॉपिक और बचे इसमें, इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Please share and subscribe the channel, and that will motivate me a lot. It will increase the credibility also. Till then, study hard. Thank you so much.